हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए संस्कृत व हिंदी का पोर्शन। जो आपकी पेडागोजी आती है, संस्कृत में लिखी होती है, हम लोग उसको पढ़ना सिखाते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप सही से सही आंसर टिक करके आओ। प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको ये मिल रहा है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए और इस सेशन को देखिए, प्लस जो पिछली वीडियोस पढ़ चुकी हैं आपकी उन सेशंस को भी देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हल करवाए गए हैं और साथ में ये भी सिखाया गया है कि संस्कृत को आप कैसे पढ़ करके आसानी से सीटेट जुलाई 2024 में 90 अंक से ज़्यादा ला सकते हैं। क्योंकि जैसा कोर्ट का डिसीजन आया है कि अगर अन्य राज्य वाले किसी दूसरे राज्य में अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो सीटेट में उनके 90 अंक से अधिक नंबर होने चाहिए। 90 अंक या 90 अंक से अधिक नंबर होंगे तभी वो वैलिड माने जाएंगे, अन्यथा वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो आपकी जो जुलाई में परीक्षा होने वाली है, जुलाई 2024 सीटेट की परीक्षा होने वाली है, अगर आपने उसने में संस्कृत ले रखा है, हिंदी ले रखा है, तो ये चैनल आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए। बार बार कह रहे हैं पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको संस्कृत पढ़ने का तरीका भी सिखाया गया है। साथ में पेडागोजी की थ्योरी क्लास भी हुई है उसमें, और गद्य और पद्य का भी आपको प्रैक्टिस करवाया गया है, जो आप लोगों के बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है, जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको लग रहा है संस्कृत बहुत कठिन है और वो सीटेट में संस्कृत में कम नंबर ला रहे हैं, उनके 8 नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं। लोग तो मुझसे बच्चे तो ऐसा ही बताते हैं, सर 8 नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं, कैसे अधिक नंबर आएंगे। तो भैया, जब गद्य सॉल्व करोगे, जब पेडागोजी के प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे संस्कृत की दुनिया में, तो आपके नंबर 25 से 28 तक भी आ सकते हैं संस्कृत में। और हिंदी में तो 30 में 30 भी ला सकते हो, क्योंकि उसमें भी गद्य और पद्य आता है और पेडागोजी से प्रश्न आता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए और जल्दी जल्दी सीखिए। और कैसे पढ़ते हैं संस्कृत ये हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, पठनम नाम ना केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण यत कश्चित। कि पढ़ने का नाम ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण है, अपितु उसका और क्या महत्वपूर्ण, और क्या उसमें महत्वपूर्ण होता है निम्न में से। निम्न में से और क्या महत्वपूर्ण होता है। केवल लिखित, जो पढ़ने का नाम केवल ये नहीं होता कि यहाँ सिर्फ केवल जो लिखा है उसको आप पढ़ते चले जाओ, उसका उच्चारण करते चले जाओ। अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् किंचित, कि निम्न में से और क्या उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है संस्कृत। अगर आपको नहीं अभी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी आपने अभी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कैसे कारक विभक्ति को हटा करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका दिया गया है, नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनायाः चा अधिगम कुर्यात्। नवीन शब्दों का, नवीन वाक्यों की रचना का, और नवीन शब्दों का, और क्या मतलब, और नवीन वाक्य रचनाओं का अधिगम कुर्यात। यानी केवल पढ़ने के अलावा ये आपका लक्ष्य हो सकता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। या फिर नवीन शब्दानाम उच्चारणगत समस्या दूर कर्यात, यानी कि नवीन शब्दों के उच्चारण में जो समस्या आती है उसको दूर करना महत्वपूर्ण है। या फिर स्फुट वक्ता अपि भवेत, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना उसको आपके लिए महत्वपूर्ण है। या पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि पढ़ने का नाम केवल लिखित पाठ के उच्चारण से ना हो करके और किस चीज का महत्व ज्यादा होता है। तो ए, बी, सी या डी, अपना कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और चारों ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए, पढ़ने का अर्थ केवल जो लिखा हुआ है, एक राजा था, एक रानी थी, उसके इतने बच्चे थे, यहाँ राज करते थे, इसे पढ़ते हुए नहीं चले जाना है। उस पाठ के अर्थ का अवबोध भी होना चाहिए, यानी कि जब पढ़ रहे हो तो उस पाठ से
जो निकल रहा है, जो सार निकल रहा है, जो कहानी निकल रही है, उसका अवबोध, उसकी समझ स्थापित होनी चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि पठनम नाम ना केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण यत् कश्चित् पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्, कि पाठ के अर्थ का अवबोध भी हो रहा हो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सीटेट आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर ही हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आप लोगों को संस्कृत पढ़ना सिखा रहे हैं, जिससे आप लोगों की संस्कृत की समस्या दूर हो और आप लोग भी कह सको कि संस्कृत की दुनिया में संस्कृत बिल्कुल सरल है, संस्कृत की दुनिया में संस्कृत बिल्कुल सरल है। अगले प्रश्न पे हम लोग चले। बालकों, अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो, जाके देखो। बार बार मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर पछताओगे। अगर पछताओगे तो फिर बाद में मत कहना कि हाँ सर वीडियो देख लेनी चाहिए थी, संस्कृत में मेरे नंबर कम हो गए, इस वजह से सीटेट में मेरे नंबर कम हो गए। फिर संस्कृत को दोष मत देना कि संस्कृत की वजह से तुम्हारे नंबर कम हो गए। खुद को दोष देना कि हाँ मैंने संस्कृत को समय नहीं दिया, इस वजह से संस्कृत में मेरे नंबर कम रह गए। अधिकतर विद्यार्थियों का यही कहना रहता है कि संस्कृत ले लिए थे सर, इंग्लिश लिए होते तो अच्छा हो जाता, संस्कृत ले लिए इसलिए खराब हो गया। अरे जब इंग्लिश आती नहीं तो जब इंग्लिश लेते तब उसमें भी 2 4 5 नंबर पा रहे हो, और संस्कृत भी नहीं आ रही, संस्कृत भी पढ़ना नहीं आ रहा है, उसमें भी 6 7 8 नंबर पा रहे हो। तो भैया जब संस्कृत हिंदी में है, हिंदी लिखी है, वाणी लिखी है, देखिए वाणी है, ग्रह है, अधिक है, ना है, वदति मतलब बोलना होता है, किंतु है, विद्यालय है, वार्तालाप है, करोति मतलब करना होता है, एतत् सूचयति मतलब ये क्या सूचना दे रहा है, सूचना है। तो जब हिंदी ही लिखी है, जब आपको 30 60 नंबर की हिंदी ही आ रही है, हिंदी तो आपको आती है, तो फिर आप क्यों नहीं संस्कृत लेकर के संस्कृत को थोड़ा सा टाइम दे देते हो, थोड़ा सा सीख जाते हो, पढ़ना सीख जाते हो और संस्कृत सॉल्व कर लेते हो। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति करेगा कि अगर उसको हिंदी आ रही है तो वो संस्कृत लेकर के अपने नंबर बढ़ा लेगा। ठीक है, दोष नहीं देगा। हाँ, हिंदी आती है लेकिन संस्कृत कभी जिंदगी में देखी ही नहीं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, कभी कोई वीडियो नहीं देखा, तो भैया संस्कृत आपको कठिन लगेगी ही लगेगी, क्योंकि उसको समय नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। वाणी ग्रहे अधिकम ना वदति किंतु विद्यालय, विद्यालय ये बहु, विद्यालय बहु, यहाँ बहु, विद्यालय बहु वार्तालापम करोति एतत् सूचयति यत्, कि एक वाणी नाम की लड़की है, वो गृह में अधिक नहीं बोलती है, घर में अधिक नहीं बोलती है, किंतु विद्यालय, विद्यालय के अंदर बहु वार्तालापम करोति, बहुत अधिक वार्तालाप करती है। एतत् सूचयति यत्, यह क्या सूचित करता है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक बालिका है, वह घर में तो नहीं बोलती है, लेकिन जब विद्यालय आती है तो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। तो ये क्या सूचित करता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, विद्यालय तस्याः विचाराणाम स्वीकृति लभ्यते, कि विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकृति मिलती है, उसके विचारों को स्वीकृति दी जाती है, इसलिए विद्यालय में वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। बी, बहु वार्तालापम कर्तुम विद्यालये अवसर लभ्यते, बहुत वार्तालाप करने के लिए विद्यालय में अवसर मिलता है। या फिर शिक्षिका कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम ना ददाति, कि शिक्षक ने कक्षा के अंदर अनुशासन के विषय पर कोई भी लक्ष्य, कोई भी चीज उन लोगों को नहीं बताइए कि अनुशासन क्या होता है। या फिर स्वागृहम तस्य नैव रोचते, उसको स्वयं का घर नहीं पसंद आ रहा है, नैव रोचते नहीं अच्छा लग रहा है उसको स्वयं का घर, इसलिए वो अधिक नहीं बोल रही है। आप लोग बताओ अपने विवेक से कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन अगर आता है सीटेट के अंदर, तो फिर आप क्या आंसर दोगे। आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है कि भैया जहां आपको मिल जाएगा कि विचारों को स्वीकृति मिल रही है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वो लगा के चले आना। क्या आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि विद्यालय में उसके विचारों को बहुत अधिक स्वीकृति मिलती है, बहुत अच्छे से स्वीकृति मिलती है, इस वजह से वो
ज्यादा बोलती है, बहु बोलती, बहुत बोलती है, या फिर बहुत बहु वार्तालापम कर तुम विद्यालय अवसर लभ्यते, कि विद्यालय में बहुत बात करने का उसको अवसर मिलता है। या शिक्षिका कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति, कि शिक्षक ने कक्षा के भीतर अनुशासन के विषय में कोई लेक्चर ही नहीं दिया, कुछ समझाया ही नहीं बच्चों के अनुशासन क्या होता है। या स्वग्राम तस्य नैव रोचते, कि उसके स्वयं के घर में उसका मन नहीं लगता है, उसको स्वयं का घर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इसमें जो है क्या लिखा है, वाड़ी ग्रहे अधिकम ना वदति, वाड़ी घर में अधिक नहीं बोलती है, अधिकम ना वदति, देखिए अधिकम ना वदति यानी बोलती है, थोड़ा बोलती है। कितना बोलती है, जितना काम होता है उतना ही बोलती है, ठीक है। अल्पवदति, अल्पवदति थोड़ा बोलती है। लेकिन जब विद्यालय आती है बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, ठीक है। बहुवार्तालापम करोति, बहुत बात करती है। किससे बात करती होगी, अपनी सहेलियों से बात करती होगी, और क्या अकेले खुद से तो बात करती नहीं होगी, टीचर से तो बात करती नहीं होगी। बहुवार्तालापम करोति लिखा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक ने कक्षा में कोई भी अनुशासन के विषय पर कोई भी लक्ष्य उन लोगों को नहीं दिया है कि अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, इसलिए वो घर में कम बोलती है और विद्यालय में ज्यादा बोलती है। यहीं पे अगर लिखा होता, यहीं पे अगर आपका ये क्वेश्चन बदल के देता कि घर पे बिल्कुल भी नहीं बोलती, यहाँ पे लिखा है अधिकम ना वदति यानी थोड़ा बोलती है ना, अगर लिखा होता है कि बिल्कुल भी नहीं बोलती है, एक बच्चा है घर में बिल्कुल नहीं बोलता और घर विद्यालय में बोलता है, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है कि विद्यालय तस्या विचाराणाम स्वीकृति लभ्यते, कि विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकृति मिलती है, इसलिए विद्यालय में वो बोलता है लेकिन घर पे वो नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि वाड़ी ग्रहे अधिकम ना वदति, अधिक नहीं बोलती है, थोड़ा थोड़ा बोलती है, अधिक नहीं बोलती है। किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम करोति, किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम करोति, और विद्यालय में क्या करती है, बहुत वार्तालाप करती है। क्या करती है, बहुत वार्तालाप आपका करती है, यानी कि शिक्षक ने कक्षा में अनुशासन के विषय में कोई लक्ष्य उसको नहीं बताया है, कुछ भी उन लोगों को नहीं सिखाया है कि अनुशासन में कैसे रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा और आंसर भी समझ में आ रहा होगा। जो भी है आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, संस्कृत आपको कठिन लग रही है, सरल लग रही है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है संस्कृत की नहीं, और अगर ऐसे पढ़िएगा तो क्या संस्कृत समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगले प्रश्न पे हम लोग चले, ठीक है। एक एक अक्षर आप लोगों को खोल खोल के हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को संस्कृत पढ़नी आ जाए और आप लोग ये ना कहो कि संस्कृत की वजह से सर जी नंबर कम हो गए, नहीं तो नंबर तो हम ले आते 120 के प्लस लाते सर जी, हम मारते बिल्कुल टॉप 140 नंबर ले आते। इस संस्कृत में सर जी 8-10 नंबर रह गए, इस चक्कर में हम लोगों के 90 से कम रह गए। ऐसा नहीं करना भैया, संस्कृत को दोष मत देना, दोष देना होगा खुद को दोष देना कि आपने संस्कृत को समय नहीं दिया है, ठीक है। और अगर अभी आप लोग पढ़ रहे हो हमारे साथ तो आपके संस्कृत में कम नंबर आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गद्य की भी प्रैक्टिस चल रही है और पेडागोजी की भी प्रैक्टिस चल रही है और संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और जब जब आएगा आपका सीटेट का पेपर तो आप लोग खुद बताना कि ऐसे क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई आपका पैसा नहीं पड़ रहा है कि वहां पैसे के लिए कहा जा रहा है कि यहीं से आएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने लोग देख पाओ, जितने लोग लाभ ले पाओ उतने लोग लाभ ले लो, बाकी जो नहीं देख पा रहा है, जिस तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए कोई बात नहीं, जब बाद में पहुंचेगी तब वो देखेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्य पुस्तके प्रारंभे कविताः कथाः च दत्ता सन्ति, अनंतरम च अक्षराणाम लेखनम एवं तत् पुस्तकम का प्रणालीम अनुसरति। देखिए पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, पूरी देखी होगी, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, लेकिन विपरीत क्वेश्चन आया था। इसमें क्या लिखा है कि प्रथम कक्षा की भाषा पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में कविता दी गई है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले जब बुक खोल रहे हो भाषा पुस्तक की, पहले कविता दी गई है, फिर क्या दी गई है, फिर और कथा दी गई है, और क्या दी गई है, कथा दी गई है, फिर क्या दिया गया है आपका अनंतरम चा अक्षराणाम लेखनम, उसके बाद क्या दी गई है, आपके अक्षर लिखे गए हैं यानी कि वर्णमाला दी गई है। एवं तत् पुस्तकम का प्रणालीम अनुसरति, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन है, यह पुस्तक किस प्रणाली का अनुसरण करती है? तो ए ऑप्शन आपका अनुशासनात्मक प्रणाली का, पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली का, ऊर्ध्वगामी प्रणाली का या अधोगामी प्रणाली का। आप लोगों को जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा आंसर इसका आपको सही लग रहा है। तो देखिए दो प्रणाली है आपकी, देखिए एक तो अनुशासनात्मक नहीं होगी और ये पाठ्यचर्या रूपरेखा भी नहीं होगी, इन दोनों में से कोई एक सही है। आप लोग बताओ, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो तुरंत आप लोगों का कमेंट आ जाएगा। देखिए एक तो है आपकी वर्णमाला पहले दी जाती है, फिर आपके दो अक्षर शब्द, तीन अक्षर के शब्द, फिर कथा और फिर कविता। वो नीचे से ऊपर की ओर प्रणाली जाती है, उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले कविता फिर कथा, यानी कि पहले कविता और फिर कथा और फिर वर्णमाला। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए ये कौन सी प्रणाली पुस्तक फॉलो कर रही है? तो अधोगामी प्रणाली जो है ये पुस्तक फॉलो कर रही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? अधोगामी प्रणाली। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? अधोगामी प्रणाली जो है ये पुस्तक आपका फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि पहले कविता कथा दे दी गई है, उसके बाद अक्षरों के बारे में बताया गया है। पहले बड़े चीज के बारे में बताया गया है और उसके बाद जो है वो छोटी चीज के बारे में बताया गया है। ऊपर से नीचे आया है। कथा पहले दी गई हो और अक्षर बाद में दिए गए हो तो वो आपकी अधोगामी प्रणाली हो जाएगी, और अक्षर पहले दिया गया हो, अक्षर यानी कि वर्णमाला पहले दी गई हो और बाद में कथा कविता दी गई हो, ये आपकी ऊर्ध्वगामी प्रणाली हो जाएगी पुस्तक की। याद रखिएगा, पेडागोजी का क्वेश्चन है और पेडागोजी का क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे बताइए। इसके बाद हम लोग गद्य की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए पहले आप पेडागोजी की प्रैक्टिस देख लीजिए। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन समझाते हुए चलेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी चक्कर में आपको समझाएं ही ना और आप लोग पढ़ भी लो और पढ़ भी ना पाओ। ठीक है? क्या लिखा है? अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। नीचे लिखियो, नीचे जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से कौन सी उक्ति जो है वो समाचीन है। समीचीन मतलब कि सही है। ठीक है? समीचीन का मतलब क्या है? समीचीना का मतलब सही है। कौन सी युक्ति सही है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या दिया गया है? बालाः यदा विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते रिक्त फलकम इव भवन्ति, यानी कि बालक जब विद्यालय में आता है तब वह ब्लैंक स्टेट में होता है, मतलब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, शून्य अवस्था में होता है, ब्लैंक स्टेट में होता है। पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? शब्दानाम समूहस्य रटनम करित्वा शिक्षकः बालान भाषाम पाठयेत, कि शब्दों के समूह का जो रटन करित्वा शिक्षक कि शब्दों के समूह का को रटने के लिए क्या करने के लिए? रटने के लिए शिक्षक जो है वो बालक को भाषा पढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? कि शब्दों के समूह को रटने के लिए शिक्षक जो है बालक को भाषा का पाठ पढ़ाता है। या सी क्या लिखा है आपका? कि प्रथम कक्षायाः छात्राः आंग्ल भाषायाः किश्चिदपि न जानन्ति, यानी कि आपका जो प्रथम कक्षा का बालक है, छात्र है, वो आंग्ल भाषा को नहीं जानता है, नहीं जान सकता है। या फिर लिखा है अनुभवानाम महत्व कोशड़े सह बालाः विद्यालयम आगच्छन्ति, कि अपने अनुभव को लेकर के, अपने अनुभवों का कोश लेकर के विद्यालय बालक पहली बार आता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? कौन सी उक्ति जो है वो समीचीन आपको लग रही है? कि जब बालक विद्यालय आता है तो क्या ब्लैंक स्टेट में रहता है, या फिर शिक्षक जो है बालक को भाषा का पाठ इसलिए पढ़ाता है ताकि वो शब्दों के समूह को रट सके, या प्रथम कक्षा का जो छात्र होता है वो आंग्ल भाषा नहीं जान सकता, किश्चिदपि न जानन्ति, वह नहीं जानता है, और अनुभवा नाम महत्व कोशड़े सह बाला विद्यालयम आगच्छन्ति, कि अपने
अनुभवों को ले करके, जितने भी अनुभव उसके साथ होते हैं उसको लेकर के वो विद्यालय में आता है। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताओ, हम बता देते हैं इसका सही आंसर क्या है कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो बालक है वो ब्लैंक स्टेट में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ऐसा थोड़ी ना कि वैसे जन्म लिया और विद्यालय आ गए, नहीं, उसके कुछ अनुभव होते हैं, माता के अनुभव होते हैं, पिता के अनुभव होते हैं, अपने समाज के अनुभव होते हैं, अपने भाई बहनों के कुछ अनुभव होते हैं, खाने पीने के अनुभव होते हैं। तो कुछ अनुभव लेकर के महत्वकोशणे सह बाला विद्यालयम आगच्छन्ति, यानी कि वह विद्यालय जो है, बालक जो है वो विद्यालय में प्रवेश लेता है, वह विद्यालय आता है। बात आपको समझ में आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, समझिए और देखते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थिनां कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति। सा परीक्षा कथ्यते। देखिए, विद्यार्थियों की कार्य निष्पादन की दुर्बलता, ठीक है, विद्यार्थियों की जो कार्य में विद्यार्थी कुशल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी कोई कार्य दे रही है शिक्षिका, उसमें दुर्बल है, मतलब कि वो कार्य सही से कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ज्ञातुम शिक्षिका, उसका कारण जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा का प्रस्तुत करती है। उसका कारण जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा आयोजित करती है। वह परीक्षा आपकी कौन सी परीक्षा होती है? बताइए, बताइए भैया, बताइए कि भैया एक विद्यार्थी जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो शिक्षिका दे रही है, ठीक है, कार्य निष्पादन दुर्बलता का कारण जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा प्रस्तुत करती है। उस परीक्षा को क्या कहते हैं? देखिए, प्रश्न पेडागोजी का है, लिखा संस्कृत में है, क्या ही किया जा सकता है। संस्कृत का ये प्रश्न नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, संस्कृत का ये प्रश्न नहीं है, ये पेडागोजी का प्रश्न है, सीडीपी का प्रश्न है। लेकिन क्या करें कि संस्कृत सीटेट जो है वो पूरा का पूरा पेडागोजी पे पूछता है, संस्कृत में पूछता है। अगर संस्कृत का प्रश्न होता तो वो व्याकरण से प्रश्न पूछता या फिर साहित्य से प्रश्न पूछता, लेकिन ये आपका सीडीपी का प्रश्न है। बताइए कि विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन की दुर्बलता का कारण जानने हेतु शिक्षिका एक परीक्षा प्रस्तुत करती है। वह परीक्षा क्या कहलाती है? तो देखिए, वह परीक्षा जो देखिए आपकी निदानात्मक परीक्षा कहलाती है, उपलब्धि परीक्षा कहलाती है, योगात्मक परीक्षा कहलाती है, या दक्षता परीक्षा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, समेटिव टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए इस परीक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा। की कारण जानेगी तभी तो उसका निदान कर पाएगी। तो कारण जानने के लिए जो एक परीक्षा प्रस्तुत की जाती है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। कहते हैं डायग्नोस करो कि कारण क्या है, दुर्बलता का कारण क्या है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, निदानात्मक परीक्षा आपका कहलाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलें। उम्मीद है आप लोगों को संस्कृत समझ में आ रही होगी, बढ़िया लग रहा होगा लेक्चर। अगर लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और जहां जहां तक जिसको जिसको जरूरत है वहां वहां तक आप लोग पहुंचा लो। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, पहुंचेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भैया मेहनत हो रही है, तो उसका रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों तक वीडियो पहुंच रही है, और लोगों को अच्छी लग रही है, खराब लग रही है वो तो बाद की बात है। अच्छी लग रही, खराब लग रही हो तो बात की बात है, पहले पहुंचेगी तब तो रिस्पांस आएगा कि हाँ अच्छा है, बेकार है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्वेश्चन होना चाहिए, वो सब तो आगे की बात है। पहले वीडियो आप लोगों तक अच्छे से पहुंचनी चाहिए, तो जिसको नीड है उस तक आप लोग ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और खुद को भी नीड है तो आप लोग बिल्कुल देखिए इसको, और अपने सीटेट के नंबर आप लोग बढ़ा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। संस्कृत की दुनिया में, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है। भाषा परीक्षाया उत्तराणि दृष्टवा षष्ठ कक्षाया शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम न अस्ति इति। अनन्तरं सा अन्यस्या परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजयति। एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते। देखिए, भाषा परीक्षा के उत्तर को देखकर, भाषा परीक्षाया उत्तराणि दृष्टवा
षष्ठ कक्षाया शिक्षिका, छठी कक्षा की शिक्षिका जानती है, अवगच्छति यत् छात्राणाम प्रदर्शन समीचीनम नास्ति, कि उसके छात्रों का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं है। भाषा परीक्षा के उत्तरों को देख करके छठी क्लास की शिक्षिका जानती है कि उसके छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अनंतरम सा अनैस्या परीक्षाया रचनाम कृत्वा ताम नियोजयति, उसके बाद वह एक अन्य परीक्षा की रचना करती है। एव प्रकार परीक्षा कथते, ऐसे प्रकार की परीक्षा क्या कही जाती है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताइए, ठीक है। ऑप्शन आप लोग सामने है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि भाषा परीक्षाया उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षाया शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणाम प्रदर्शन समीचीनम नास्ति। ये देखिए नास्ति यहाँ लिखा भी है, इसको हटाओ। हाँ, नास्ति यानी कि उसके बालकों का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं है। भाषा परीक्षा के उत्तर को देख करके दृष्टवा, छठी कक्षा की शिक्षिका ने ये जाना कि उसके छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अनंतरम सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनाम कृत्वा, उसके बाद उसने दूसरी परीक्षा की रचना की। एवं प्रकार परीक्षा कथ्यते, यानी ऐसे प्रकार की परीक्षा क्या कहलाती है। योगात्मक परीक्षा कहलाती है, समेटिव टेस्ट, निदानात्मक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, संचयात्मक परीक्षा, कम्युलेटिव टेस्ट, या रचनात्मक परीक्षा, फॉर्मेटिव टेस्ट। तो देखिए, अगर वो दुर्बलता का कारण जानना चाह रही है तो कौन सी परीक्षा हो जाएगी, आपकी निदानात्मक परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर वो देखिए रचना कर रही है अन्य परीक्षा की, जान करके कि छात्रों का प्रदर्शन समाचीन नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो कौन सी परीक्षा हो जाएगी, आपकी रचनात्मक परीक्षा हो जाएगी। कौन सी परीक्षा हो जाएगी, रचनात्मक परीक्षा आपकी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये प्रश्न समझ में आया, हाँ या ना? आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाषा परीक्षा या उत्तराणी रचवा, कि भाषा परीक्षा के उत्तरों को देख करके छठी कक्षा की शिक्षिका ने जाना कि उसके बालकों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो उसने एक और प्रश्न पत्र की रचना की और उसके बाद उसको लिया। एक प्रकार की परीक्षा क्या कहलाती है, ऐसे प्रकार की परीक्षा क्या कहलाती है, तो आपकी रचनात्मक परीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, रचनात्मक परीक्षा आपकी कहलाती है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलें, यह प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, काचिद भाषा, देखिए काचिद भाषा, ये भा लिखा हुआ बालकों, ये भा यहाँ पे है। काचिद भाषा शिक्षिका एकाम कक्षाम पाठित्वा स्वादैन दैन दिन्याम लिखति, स्वादैन दिन्याम लिखति, छात्रेभ्यः भाषा क्रीडा बहु अरोचत, ते तस्यां क्रीडायां सक्रिय भागं गृहीतवन्तः, परंतु तृतीयः समूहः अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। एतत् उदाहरणम् अस्ति तस्य। देखिए, किसी भाषा शिक्षिका एक कक्षा में स्वयं के दिन प्रतिदिन के दिनचर्या को लिख रही है कि उसने आज क्या कराया। तो उसने लिखा क्या है, ठीक है, स्वयं के दिन की दिनचर्या को उसने जो लिखा है, जो उसने क्लास में करवाया है, जो स्कूल में विद्यालय में कराया है, तो उसमें लिखा है कि छात्रेभ्यः भाषा क्रीडा बहु अरोचत, यानी छात्रों को भाषा का जो खेल है वो बहुत पसंद आया। ते तस् क्रीडायाम सक्रिय भागम गृहीतवन्तः, उन्होंने उस क्रीडा में सक्रिय भाग ग्रहण किया। परंतु तृतीय समूह अपेक्षितम प्रतिफलम न प्राप्तवान, परंतु जो तृतीय समूह था उसने अपेक्षित फल प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाया। यह उदाहरण किसका है, तो ये बताइए, उपाख्यानात्मक वृत्तस्य है, परावर्तक चिंतनस्य है, निरीक्षणस्य है, या फिर आकलनस्य है। कि ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, असेसमेंट है, या निरीक्षण है।
तो देखिए इस प्रकार का जो उसने अपने दिन स्वादैन दिन दिनयान लिखति, जो दिन प्रतिदिन का जो वो बनाती है रजिस्टर, उसमें जो लिखा है उसने स्कूल के, तो ये जो पूरा उसने लिखा है, जो इसने पूरा वृत्तांत बताया है, ये आपका उपाख्यानात्मक वृत्तस्य है। क्या है ये? उपाख्यानात्मक वृत्तस्य है। एना एनेस एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। ना ये आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ना आपका ये चिंतन है, ना निरीक्षण है और ना आकलन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जो आपका ये लिखा होगा। आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किसी भाषा की शिक्षा एक कक्षा में पढ़ाती है और उसके बाद उसके बारे में लिखती है कि कक्षा में क्या हुआ, कि छात्रों ने भाषा क्रिया को बहुत पसंद किया, वो उस क्रिया में सक्रिय भाग ग्रहण किया, परंतु तृतीय समूह अपेक्षित प्रतिफलम ना प्राप्त हुआ। ऐसा उदाहरण किसका है, कैसा है? तो वो आपका उपाख्यानात्मक वृत्तस्य का उदाहरण है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये समझ में आई होगी, आप लोगों को संस्कृत पढ़ना कुछ सरल हुआ होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी पेडागोजी के प्रश्न लाएंगे और प्लस गद्य पोर्शन को भी आपका हल करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप लोग वीडियो में साथ में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां जहां दूर दूर तक फैलाना हो उस वीडियो को फैला दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।